हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या कैम में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है, इसके सारे फॉर्मूले हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में। उससे पहले आप ज़रूर इस वीडियो को देख करके जाइएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले ही हैं जो कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल्स के अंदर स्पेशली आपको हाफ मार्क दिलाने में बहुत हेल्प। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल भी नहीं आ रहा है, तो आपने एटलीस्ट अगर फॉर्मूला लिख दिया होगा कुछ ना कुछ रिलेटेड, तो आपको वहां पर हाफ मार्क मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं। चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। वो सारे क्वेश्चंस भी हमने बोर्ड 2023 को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में वो पूछे जा सकते हैं। तो पहला आज फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो डिस्कस करेंगे जो आया करता है फैराडे लॉ से। ठीक है, फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ जो हुआ करते थे, कितने हुआ करते थे सभी को पता है आपको। एक हुआ करता था फर्स्ट लॉ। ठीक है, एक हुआ करता था फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में हम क्या करते हैं, पता करते हैं। फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि जितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। वो होता है एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, जहां पर एन हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ टन्स और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा। आप जानते हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वही रेस्पॉन्सिबल हुआ करता है ईएमएफ के इंडक्शन के लिए और करंट के इंडक्शन के लिए। इसलिए वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई है ईएमएफ के मैग्नीट्यूड में कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अभी सेकंड लॉ हमें क्या बताया करता है भाई, जो फैराडे का सेकंड लॉ हुआ करता है वो हमें यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये डायरेक्शन भी मैं लिख के देता हूँ कि भाई जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, डायरेक्शन कुछ ऐसी रहा करती है कि कॉज ऑफ प्रोडक्शन सीओपी का क्या करती है, वो अपोज करती है। कॉज ऑफ प्रोडक्शन का क्या करती है, वो अपोज करती है। और उसी कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोज करने की वजह से यहाँ पर एक माइनस साइन आया करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये माइनस साइन क्यों आया करता है, तो आप बता दीजिएगा ये सिर्फ ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि कॉज ऑफ प्रोडक्शन का क्या करेगा, अपोज करे। इस तरीके से ये बन गया हमारा दूसरा फार्मूला। दोनों में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है। एक में आपको माइनस साइन दिख रहा होगा, एक में आपको माइनस साइन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, बस माइनस साइन वही चीज है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सेकेंड फार्मूला। ठीक है, इसके बाद थर्ड फार्मूला क्या आ जाएगा। थर्ड फार्मूला देखिए यहाँ पर आया करता है आप लोगों के पास में मोशनल ईएमएफ से। कहाँ से आता है, मोशनल ईएमएफ से। अब जो बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, देखिए उनके सिलेबस से ये चीज़ जो है ना रिमूव हो चुकी है। लेकिन अगर आप भविष्य में भी इस वीडियो को देखते हैं तो आपके काम आ जाएगा ये कि इमोशनल ईएमएफ क्या हुआ करता है। थोड़ा सा हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए इस बात को कि अगर बाई चांस कहीं पर हमें मिल जाए, अभी नहीं तो बाद में कहीं ना कहीं तो काम आएगा ये फॉर्मूला, नीट मेंस में काम आ सकता है। तो मोशनल ईएमएफ क्या है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ करता है, कोई भी कंडक्टर को कोई भी कंडक्टर को आप क्या कराने लगे, आप मोशन कराने लगिए। आप कंडक्टर को क्या कराने लगिए, मोशन कराने लगिए। तो ये जो इसके दो एंड्स हैं, एक तो ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, इन दो एंड्स के बीच में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उसी ईएमएफ को हम क्या कहा करते हैं, मोशनल ईएमएफ कहा करते हैं। तो बात सीधी सी है कि मोशन से आए हुए ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहा जाएगा। तो ये ईएमएफ कितना हो जाता है, याद रखना है आप लोगों को। ये ईएमएफ हो जाता है BLV, जहां पर B हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, L हो जाएगी लेंथ ऑफ कंडक्टर और V हो जाएगी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से कंडक्टर मूव कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए फोर्थ फॉर्मूला आ जाया करता है म्यूचुअल इंडक्शन। फोर्थ फॉर्मूला जो है म्यूचुअल इंडक्शन से शुरू हो जाया करता है यहाँ पर। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए देखते हैं भाई क्या होगा। म्यूचुअल इंडक्शन में आप जानते हैं कि कितनी कॉइल यूज हुआ करती हैं, दो कॉइल यूज हुआ करती हैं। उसमें से एक कॉइल कौन सी रहती है, प्राइमरी कॉइल रहा करती है, जिसमें हम करंट को फ्लो कराया करते हैं।
जिसमें हम करंट को फ्लो करा रहे हैं वो कॉइल कौन सी होगी, प्राइमरी कॉइल होगी। और जिस कॉइल में बच्चों आपके करंट को इंड्यूस कराया जाएगा या फिर ईएमएफ को इंड्यूस कराया जाएगा, वो जो कॉइल है वो हुआ करती है सेकेंडरी। इसमें गैल्वेनोमीटर इसीलिए हम लगाते हैं कि ईएमएफ जो है डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, या करंट इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज को पता लगा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हुआ करता है, इंडक्शन होगा इन दोनों कॉइल्स के बीच में, आपस में होगा, एक दूसरे की वजह से होगा। इसीलिए यहाँ पर आप वर्ड में देख रहे होंगे कि म्यूचुअल वर्ड यहाँ पर आ रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का क्या हुआ करता है, कोफिशिएंट हुआ करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट हुआ करता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को हम डिनोट करते हैं एम से। अब एक बात मैं और आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कोफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है कि कोफिशिएंट का मतलब ये है कि एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये सिर्फ एक नंबर हुआ करता है, नंबर हुआ करता है जो हमें ये बताएगा कि दोनों कॉइल्स के बीच में इंडक्शन कितना अच्छा हो रहा है। अगर मान लीजिए इस वैल्यू की ये वैल्यू जो होगी, अगर ये कोई ज्यादा वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये है कि इंडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। और मान लीजिए अगर m की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब इनके बीच में जो इंडक्शन हो रहा है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला सबसे पहले आप पढ़ोगे वो ये है फ्लक्स लिंकेज। क्या है भाई, फ्लक्स लिंकेज, ये वाला फॉर्मूला है फ्लक्स लिंकेज। देखिए फ्लक्स लिंकेज किसे कहा जाता है, यहां से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ होगा, यहां से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ होगा वो फ्लक्स इधर जाकर के लिंक करेगा। आप इस वाली कॉइल के लिए जितनी भी चीजें लिखेंगे हम उसमें सफिक्स लिखेंगे 1, और सेकेंडरी के लिए जितनी भी चीजें लिखेंगे उसमें हम सफिक्स ऐड कर देंगे 2। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर आगे की बात करते हैं। तो फ्लक्स लिंकेज क्या हुआ करता है, देखिए फ्लक्स लिंकेज हुआ करता है कि N5 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 5 फ्लक्स और N नंबर ऑफ टर्न्स। 5 वो फ्लक्स है जो लिंक करेगा जाकर, और N वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं जितने नंबर ऑफ टर्न्स से ये फ्लक्स लिंक करने वाला है। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स किसके होंगे, सेकेंडरी के होंगे, तो ये आ गया N2। फ्लक्स पहली कॉइल से प्रोड्यूस हुआ तो ये आ गया phi 1, और करंट आपने कौन सी वाली कॉइल में फ्लो कराया था, पहली कॉइल में, इसलिए करंट के लिए भी आ जाएगा सफिक्स 1। कि म्यूचुअल इंडक्शन में थोड़ा सा सफिक्स को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलो, तो अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो N2 phi 1, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद ही क्या आ जाया करता है, M आ जाया करता है। तो इस हिसाब से हमारे पास M का एक फॉर्मूला बन गया, कितना बन गया, N2 phi 1 अपॉन I1। ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बताए दे रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूचुअल इंडक्शन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो तब आप ये वाले फॉर्मूले को कंसीडर नहीं करेंगे। उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला है, उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पर कह देता हूँ। भाई ये फोर्थ का ए हो गया ना, तो यहाँ पर अब मैं बी पार्ट आपको बताता हूँ। ये वो फॉर्मूला रहेगा आप लोगों का जिसके बेसिस पर आप फैक्टर्स को बता सकते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पर म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का वो फॉर्मूला हुआ करता है कुछ इतना, M इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ये फॉर्मूला हुआ करता है बच्चों, ध्यान रखना। इस फॉर्मूले में आपको वो सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे जिस पर म्यूचुअल इंडक्शन किसी न किसी तरीके से डिपेंड किया करता है। म्यू नॉट यहाँ पर बता रहा है कि मीडियम पर डिपेंड करेगा, N1 N2 बता रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, ये बता रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रहेगा कॉइल का उस पर डिपेंड करेगा। और याद रखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, मान लीजिए दो कॉइल्स हैं जिसमें से एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो आपको हमेशा याद रखना है ये वो होना चाहिए जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शन हो। क्या होना चाहिए, जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शन हो। अब अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो क्यों, तो इस क्यों का आंसर जो है बच्चों वो डेरिवेशन में ही दिया जा सकता है। यहाँ तो हम क्योंकि फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा वीडियो लेंदी ना बन जाए इसलिए सिर्फ ब्रीफ में डिस्कशन कर रहे हैं, मैं बस आपको मोटी मोटी बातें बताता जाऊँ। उसके बाद सी पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन से ही रिलेटेड ये रहता है कि भाई जब इंडक्शन हो ही रहा है तो इंडक्शन हुआ तो ईएमएफ तो आएगा ही आएगा। तो कितना ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हो जाया करता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों
माइनस एम डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर करंट पहली वाली कॉइल में ही हम फ्लो करा रहे हैं, प्राइमरी में ही फ्लो करा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, I1 लिखना। ठीक है, यहाँ पर E2 आप लिख सकते हो क्योंकि EMF किस में इंड्यूस हुआ है, ये दूसरी वाली कॉइल में इंड्यूस हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये फॉर्मूले हो जाते हैं म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्शन की, तो सेल्फ इंडक्शन में कौन कौन से फॉर्मूले आ जाते हैं, चलिए देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन, जैसा कि आपको ये नाम ही बता रहा है कि सेल्फ इंडक्शन का मतलब है कि वो इंडक्शन, वो ईएमएफ का इंड्यूस होना, वो करंट का इंड्यूस होना जो एक ही कॉइल में होगा, उसी में हम करंट फ्लो कराएंगे और उसी में ही क्या होगा, करंट भी इंड्यूस होगा। दोनों चीजें जो है एक ही कॉइल में हुआ करती है। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए ये आपकी वो कॉइल है। ठीक है, अब क्योंकि एक ही कॉइल होगी ना, तो इसमें जो है सफिक्स का भी कोई चक्कर नहीं रहेगा। जैसे हम 1 और 2 लिख रहे थे तो वो चीज यहाँ पर रहेगी ही नहीं। ये हो गया यहाँ पर I, N हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स। अब मजेदार बात ये है कि जो भी फ्लक्स यहाँ पर डेवलप हो रहा होगा, वो फ्लक्स किसके साथ लिंक करेगा, भाई दूसरी कोई कॉइल तो है नहीं, तो वो इसी के साथ यहाँ पर लिंक करेगा। यही कॉइल में प्रोड्यूस हुआ और इसी से लिंक करेगा, और इसीलिए इसी कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सबसे पहले तो यहाँ भी देखिए हम, चलिए यहाँ पर हम पहले सबसे पहले ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ उसी की बात कर लेते हैं। फ्लक्स लिंकेज की बात दूसरे नंबर पर कर लेंगे, कोई बात नहीं, आगे पीछे फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ईएमएफ इंड्यूस जो हो जाएगा वो हो जाएगा E इज इक्वल्स टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ देखिए ये आपका फॉर्मूला जो आया है ये कितना ज्यादा सिमिलर है म्यूचुअल इंडक्शन वाले फॉर्मूले से। थोड़ी देर पहले म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हमने पढ़ा था, वो ये रहा फॉर्मूला है, और ये नहीं, ये वाला जो फॉर्मूला है ये सेल्फ इंडक्शन की वजह से। कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है, वहां पर सफिक्स भी आ रहा था I1, यहाँ पर कोई सफिक्स नहीं आएगा। बात वही भाई कि कॉइल जो है कितनी है, एक। अब इसके बाद बी ऑप्शन कह रहा हूं मैं, बी फॉर्मूला जो है हम पढ़ लेते हैं सेल्फ लिंकेज वाला। जो सेल्फ लिंकेज वाला फॉर्मूला हुआ करता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ लिंकेज का जो फॉर्मूला हुआ करता है बच्चों, वो तो बिल्कुल वैसे ही होगा और बल्कि आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार जो है यहाँ पर सफिक्स ही नहीं आ रहे, ना 1 है ना 2 है, आपको सीधे बस एक्सप्रेशन लिखना है। एन फाई प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा, और इस हिसाब से L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन फाई अपॉन आई हो जाएगा। फिर से वही बात कहूंगा मैं, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप यूज मत करिएगा फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, दूसरा वाला फॉर्मूला होगा जो हम अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हम अब पढ़ रहे हैं वो कौन सा फॉर्मूला होगा, बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस में लिखा था। L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा, n। अब आप कहोगे कि सर यहाँ स्क्वायर आ गया n पर, वहां तो नहीं था। तो आप लोग याद करिए, म्यूचुअल इंडक्शन में आपके पास दो नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे थे, दो जगह, एक N1 और एक N2, उनका प्रोडक्ट आ रहा था। अब क्योंकि कॉइल ही एक है तो आप N1 को भी N समझ लीजिए और N2 को भी N समझ लीजिए, इस हिसाब से यहाँ आ जाएगा N स्क्वायर। और फिर से वही बात है, फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे जिन पर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगा, भाई ये हो गया मीडियम वाला फैक्टर, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स वाला, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला, और ये हो गया लेंथ ऑफ कॉइल वाला। इसके बाद अब ये लास्ट रह गया है, इसको ट्रांसफार्मर को और पढ़ लेते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, छठा हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर और है ना आपका इस चैप्टर में टॉपिक। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बस 2-3 इक्वेशंस है ये, एक वोल्टेज के टर्म्स में, एक करंट के टर्म्स में, उन्हीं को डिस्कस करना है। तो वोल्टेज सेकेंडरी पर अपॉन वोल्टेज प्राइमरी पर, भाई इसमें भी तो सेकेंडरी और प्राइमरी होती है, क्यों, ट्रांसफार्मर है तो इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी होंगी। कुछ इस तरीके से सिंबल हुआ करता है ना, कुछ इस तरीके से जो है सिंबल हुआ करता है प्राइमरी का और सेकेंडरी कॉइल जो ट्रांसफार्मर में लगी होती है, ट्रांसफार्मर का सिंबल कहलाता है। तो जो वोल्टेज यहाँ पर इंड्यूस होगा सेकेंडरी पर, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी पर, और जो इंड्यूस होगा ईएमएफ प्राइमरी में, इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, वोल्टेज के बराबर मान लेते हैं कि वोल्टेज हुआ सेकेंडरी पर और अपॉन वोल्टेज हुआ प्राइमरी।
ठीक है जी, एक इक्वेशन तो ये होती है। मैं फिर से बात कह रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में सवाल उठेंगे क्यों, तो इस क्यों का आंसर डेरिवेशन में ही आता है बच्चों। ये वीडियो लेंदी हो जाएगी, सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करने हमें यहाँ। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि Vs अपॉन Vp, Vs अपॉन Vp जो होता है ये नंबर ऑफ टन्स सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टन्स प्राइमरी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है ये वोल्टेज। तो ये आपकी हो गई यहाँ पर दूसरी इक्वेशन। आपको इसमें सिर्फ इक्वेशंस ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाया करता है। एक चीज आया करती है करंट, करंट के लिए बस ये उल्टा हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने लिखा, आपने मान लीजिए लिखा कितना भाई, यहाँ पर क्या लिख रहे थे, पहले सेकेंडरी ऊपर आ रहा था, प्राइमरी नीचे आ रहा था, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो मान लो आपने सेकेंडरी के ही ऊपर लिख दिए, प्राइमरी के नीचे। लेकिन करंट क्या होगा, प्राइमरी का ऊपर आएगा और सेकेंडरी का नीचे। करंट के लिए अपोजिट होता है, ठीक। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। कोई क्यों मत पूछना, क्योंकि क्यों का आंसर डेरिवेशन में। अब अगर हम तीनों इक्वेशंस को इनको मिला दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, Vs अपॉन Vp इज इक्वल्स टू Ip अपॉन Is इज इक्वल्स टू Ns अपॉन Np। और ये सबको हम किसके बराबर मान लेते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर रेशो मान लिया जाता है R। इसको R के बराबर मान लिया जाता है। R क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मर रेशो। ये ट्रांसफॉर्मर रेशो, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। तीन केसेस हो सकते हैं, R लेस देन 1, R इज इक्वल्स टू 1 और R ग्रेटर देन 1। ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स तो पढ़े ही हैं आपने भाई, एक तो होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप, और दो टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ तीन लिखे हैं। क्यों, क्योंकि जब R इज इक्वल्स टू 1 होगा तो नो ट्रांसफॉर्मर या नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन होगी भाई, कोई ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करेगा। जब R लेस देन 1 होगा तो याद रखिएगा, लेस देन 1 कब होगा, जब न्यूमरेटर कम होगा, यानी कि स्टेप डाउन, यानी कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की निशानी है। और R ग्रेटर देन 1 होना स्टेप अप ट्रांसफार्मर की निशानी। तो ये थे बच्चों हमारे इस चैप्टर के फॉर्मूले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे डिस्कस करने। मैंने आपको इंपॉर्टेंस पहले ही बताई फॉर्मूलों की, कि भाई आधा आधा नंबर भी अगर कहीं से मिल जाए बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो उससे ज्यादा तो कीमती कुछ होता ही नहीं है ना। तो बोर्ड एग्जाम से पहले, जब भी आप जाने वाले हो बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तो उससे पहले इस वीडियो को देखना ना भूलें, और फॉर्मूले सारे के सारे रिवाइज करके जाएं। सारे फॉर्मूले जो है काम आ जाया करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और इसी तरीके की वीडियोस आपको और मिलेंगी सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले की, वो भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।